जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह रोशन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का हमारा विषय है रक्त या रुधिर, जिसे हम लोग खून भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको ब्लड कहा जाता है। तो इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लड। ठीक है, तो आइए जानते हैं रुधिर के बारे में या ब्लड के बारे में। रुधिर विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, क्या होता है? रुधिर जो ब्लड होता है वो क्या होता है? एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक, जिसे अंग्रेजी में कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं कि संयोजी ऊतक क्या है। कोई पूछे कि रक्त क्या है या रुधिर किसे कहते हैं, तो कहा जा सकता है कि रुधिर विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग जानते हैं संयोजी ऊतक अर्थात कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है। तो क्या होता है, जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन हो गया है जो एक दूसरे को जोड़े रखता है। ठीक है, क्या करता है? वह एक दूसरे को जोड़े रखता है, तो उसी प्रकार कनेक्ट में रखता है। उसी प्रकार जो हमारा ब्लड होता है वह भी हमारे पूरे अंग को एक दूसरे से जोड़े रहता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। मनुष्य का रुधिर लाल, हम लोग का ब्लड कैसा होता है? लाल, रेड कलर का। जल से कुछ भारी, मतलब वाटर से कुछ भारी, चिपचिपा। कितना चिपचिपा? जल से 5 गुना अधिक। जितना पानी चिपचिपा होता है, वाटर होता है, उससे क्या होता है? ये 5 गुना ज़्यादा चिपचिपा होता है। ठीक, 5 गुना अधिक। स्वाद में नमकीन, नमक जैसा होता है। कुछ क्षारीय, ठीक है, कुछ क्षारीय। अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार न देखा जा सके। जैसे कि कोई ऐसा वस्तु है या कोई ऐसा पदार्थ है जो सामने रखा हुआ है, उसके हम अगर उस पार के रखे हुए किसी सामान को देख लें तो उसे पारदर्शी कहते हैं, और जिसके आर पार हम लोग न देख पाएँ उसे अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, जैसे वाटर होता है, तो वाटर को किसी बर्तन में रखकर उसके अंदर एक सिक्का वगैरह कुछ भी वस्तु डाल दिया जाए तो हम लोग वाटर में उस वस्तु को बड़े आराम से देख सकते हैं। लेकिन ये जो ब्लड होता है ये अपारदर्शी होता है, उसमें अगर कोई चीज़ गिर जाए तो उस चीज़ को हम लोग बिल्कुल नहीं देख सकते। ठीक है, अपारदर्शी होता है जिसका पीएच मान, पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.3 से 7.5 तक होता है। ठीक है, पीएच मान कितना होता है? 7.3 से 7.5 तक होता है। रक्त एक जीवित ऊतक होता है। रक्त क्या होता है? जीवित ऊतक, मतलब कि हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं सभी जीवित होती हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं से मिलकर ही ऊतक बनता है, अर्थात सेल से ही कई सेल को मिलाकर एक टिश्यू बनता है। तो क्या होता है? ये जो रक्त का टिश्यू है, ठीक है, वो क्या होता है? जीवित होता है। क्या होता है? जीवित होता है। वो ये पीएच वैल्यू क्या होता है? पीएच मान क्या होता है? ठीक है, तो पीएच मान का फुल फॉर्म या पीएच का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग देखेंगे पीएच क्या होता है। पीएच एक पैमाना होता है। क्या होता है? पीएच एक प्रकार का पैमाना होता है जिसकी सहायता से किसी वस्तु की अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीन का निर्धारण होता है। तो पीएच जो होता है, जो ये पीएच का पैमाना होता है, उसमें 1 से लेकर 14 तक गिनती होता है। यदि किसी अगर पदार्थ का वैल्यू 7 आए तो वो क्या हो जाता है? उदासीन। 7 हो जाए तो क्या होता है? उदासीन। 7 किसका होता है? वाटर का, पानी का। तो 7 जब आए
तो उदासीन अगर 7 से कम आए, 1 से लेकर 6 तक आए तो लगभग 7 तक लगभग, तो क्या होगा? अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय। 1 से लेके लगभग 6.5 या 6.25 तक क्या होगा? 7 से नीचे, और 1 से ऊपर जो आएगा वो क्या होगा? अम्लीय। और यदि 7 के ऊपर चला जाए, जैसे 7, 7.5, 7.1 से लेकर 14 तक, तो क्या हो जाएगा? क्षारीय। तो हम लोग एक चीज जान गए कि पीएच मान में 7 यदि आए तो क्या होगा? उदासीन। 7 से नीचे आए तो अम्लीय, और 7 से ऊपर जाए तो क्षारीय। ठीक है, आइए हम तीसरा समझे। रक्त रुधिर वाहिनियों एवं हृदय में होकर पूर्ण शरीर में निरंतर परिक्रमा करता रहता है। क्या करता है? रक्त जो होता है वो क्या होता है? रुधिर वाहिनियों, हमारे शरीर में जितने नसें होती हैं, चाहे धमनी हो, सिरा हो, महासिरा हो, रक्त रुधिर वाहिनियाँ, जितने रुधिर वाहिनियाँ, जो भी नसें रुधिर को वहन करती हैं, मतलब आवागमन के लिए रास्ता देती हैं, एवं हृदय में होकर पूर्ण शरीर में निरंतर परिक्रमा करता रहता है। तो क्या होता है? परिक्रमा का मतलब होता है, आप लोग को समस्या हो रहा होगा कि परिक्रमा क्या होता है। तो परिक्रमा बता दें, किसी एक ही जगह से घूमते हुए फिर उसी जगह पर लौट कर आ जाना परिक्रमा कहलाता है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि मंदिर वगैरह में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर, तो क्या होता है? तो कोई व्यक्ति यहाँ से चला और फिर यहीं पे आ गया, तो क्या हो गया? ये एक परिक्रमा। तो मंदिर में क्या होता है? सभी लोग 5 परिक्रमा, 11, 21 करके परिक्रमा करते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। उसी प्रकार शरीर भी क्या करता है? हृदय से निकलता है, रक्त क्या करता है? हृदय से निकलता है, पूरे शरीर में घूमते हुए, फिर वो अपना कार्य कर जो घूमता है वो उसका कुछ कार्य होता है, आगे हम बताएंगे। तो क्या होता है? वो अपना कार्य कर फिर हृदय में आ जाता है, हृदय से फिर वो चलता है, फिर हृदय में आ जाता है, हृदय से फिर जाता है पूरे शरीर में, फिर हृदय में आ जाता है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार मंदिर वगैरह में सब परिक्रमा करते रहते हैं, उसी प्रकार ब्लड भी परिक्रमा करता रहता है। तो परिक्रमा का अर्थ आप लोग समझ गए कि एक स्थान से चला गया, फिर उसी स्थान पर कोई आ जाता है, तो उसे परिक्रमा कहते हैं। ब्लड का जो परिक्रमा करने का स्पीड है वो कितना है? 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो मतलब ये 400 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से क्या करता है? परिक्रमा करता रहता है। कौन? ब्लड। हमारे शरीर में पदार्थों के परिवहन कार्य को करने के लिए लाल रंग का द्रव्य पाया जाता है, जिसे रुधिर या रक्त कहते हैं। किसके लिए? हमारे शरीर में, मतलब हमारे शरीर में। आप लोगों को तो इतना समझ में आ ही रहा होगा। तो हमारे शरीर में, मतलब मनुष्य के या किसी भी जानवर या पशु के शरीर में, तो हम लोग अपने से ही लेंगे, तो किसी मनुष्य के शरीर में पदार्थों का मतलब कुछ पदार्थ, तो कुछ पदार्थों को के, ठीक है, कुछ पदार्थों के परिवहन का मतलब होता है किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, फिर किसी चीज को वहां से वापस ले आना, तो परिवहन। ठीक है, परिवहन कार्य को करने के लिए लाल रंग का द्रव पाया जाता है। एक लाल रंग का द्रव होता है जो कि हमारे भोज्य पदार्थों को शरीर में परिवहन करता है। ठीक है, जिसे रुधिर या रक्त कहते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो परिवहन का मतलब होता है जैसे कि कोई दुकान है यहाँ पे, और कोई यहाँ पे मान लीजिए ये दुकान है और ये दूसरा दुकान है, या आप कोई भी चीज़ ले लीजिए। तो यहाँ से क्या होता है, किसी वस्तु को भेजना हो तो वो लेकर जाता है। ठीक है, वो लेकर जाता है, फिर यहाँ से भी कुछ वस्तु को लाना होता है तो ये यहाँ पे लेके आता है। ठीक है, तो परिवहन का मतलब होता है कि ले जाना और ले आना, दोनों कार्य परिवहन में आ जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं। हृदय रुधिर को पंप करता है। पंप किया हुआ रुधिर धमनी से होकर पूरे शरीर में पहुंचता है, यह हम पहले भी बता चुके हैं। तथा
शिराओं के द्वारा पुनः हृदय में वापस चला आता है। तो क्या होता है, रुधिर रुधिर को माध्यम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में भेजा जाता है। आप लोग जानते होंगे कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उसको धमनियों के माध्यम से शरीर में भेजा जाता है और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शिराओं के माध्यम से फिर से फेफड़े में लाया जाता है, मतलब हृदय में लाया जाता है, फिर वो फेफड़े में चला जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है वो ब्लड किसके द्वारा जाता है, धमनी के द्वारा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, उस ब्लड को शिराओं के माध्यम से वापस फिर हार्ट में लाया जाता है, फिर वो शुद्धिकरण उसका फेफड़े में होता है। ठीक है, तो पंप किया हुआ रुधिर धमनी से होकर पूरे शरीर में पहुंचता है तथा शिराओं के द्वारा पुनः हृदय में चला आता है। ठीक है, मानव शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8%। तो क्या होता है, मनुष्य के शरीर के भार का 7 से 8% क्या होता है, भाग ब्लड होता है। ठीक है, अतः 70 किलो के व्यक्ति में औसतन 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। मतलब यदि वो 70 किलो का व्यक्ति है, यदि वो 70 किलो का व्यक्ति है तो उसके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होगा, जो शरीर का 1/13वां भाग घेरे रहता है। 1/13वां को यदि हम सरल भाषा में कहें तो ये एक है, इसे मान लीजिए कोई एक फल है, सेव को ही ले लीजिए, एक सेव को 13 भाग में उसको काटिए। ठीक है, तो एक सेव को 13 भाग में यदि आप काटेंगे तो 13वां जो भाग होगा, वैसे वो जब 13 भाग में हो जाएगा कोई उसमें से एक भाग, तो मान लीजिए उसमें से 13वां भाग जो होगा वो क्या होगा, उतना जगह शरीर का 1/13वां भाग घेरे रहता है। तो शरीर का कितना भाग घेरता है, 1/13। अब आइए छठा हम लोग देखें। स्त्रियों में रक्त की मात्रा पुरुषों की अपेक्षा कुछ कम होती है। तो क्या होता है, पुरुष में जो ब्लड होता है वो स्त्रियों से ज़्यादा होता है, ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि स्त्रियों के शरीर में जो ब्लड होता है वह पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। तो कुछ कम होता है, अर्थात लगभग आधा लीटर के आसपास कम होगा। जैसे कि 70 किलो का व्यक्ति है, इसमें 6 लीटर उसके अंदर ब्लड है। मान लीजिए 70 किलो का कोई व्यक्ति है, उसके अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होगा। तो यदि 70 किलो की कोई महिला है या स्त्री है तो उसके अंदर ये क्या हो जाएगा, पैमाना 5 से 6 न होकर 4.5 से 5.5 होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं, स्त्रियों में रुधिर की मात्रा लगभग 4 से 5 लीटर होती है। स्त्रियों में कितनी होती है, 4 से 5 लीटर। आइए 7वां हम लोग देखते हैं, रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, तो हीमेटोलॉजी जो होता है उसमें रक्त का अध्ययन होता है, ब्लड का अध्ययन होता है। ठीक है, रक्त में लौह अर्थात Fe धातु पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लौह, रक्त में लौह धातु पाई जाती है। आइए अब आखिरी हम लोग जाने, रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मीसोडर्म से होती है। गर्भ में भ्रूण अवस्था में है तो उसका ब्लड कहाँ से बनेगा, मीसोडर्म से। तो भ्रूण में जो रक्त रुधिर की उत्पत्ति, मतलब कि किससे ब्लड बनता है, मीसोडर्म से होती है। तो आइए अब इसके आगे हम लोग जानते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो अभी तक हम लोग जाने कि ब्लड जो हमारा रक्त होता है उसका पीएच मान होता है 7.3 से लेकर 7.5 तक। तो हमारे ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.3 से लेकर 7.5 तक।
तो क्या हुआ कि ये 7 से ऊपर है, तो 7 से ऊपर है तो क्या होगा, क्षारीय। ठीक है, तो आप लोग ब्लड के पीएच मान से भी पता कर सकते हैं कि ब्लड क्षारीय होता है या अम्लीय होता है या उदासीन होता है। ठीक है, तो रुधिर को 2 भागों में बांटा गया है, ब्लड को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है रुधिर प्लाज्मा, जिसे प्लाज्मा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, प्लाज्मा। दूसरा भाग है ब्लड का रुधिराणु या रक्त कणिका, तो इसे अंग्रेजी में ब्लड सेल कहते हैं। तो पहला भाग है ब्लड का, पहला भाग है प्लाज्मा और दूसरा भाग है ब्लड सेल। तो ये पूरे ब्लड का, इन दोनों का सामूहिक रूप ही क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, तो ये जो सामूहिक रूप होता है इन दोनों का, तो उसमें क्या होता है कि 55 से 60% क्या होता है, उसमें प्लाज्मा होता है। ठीक है, और 40 से लेकर 45% तक क्या होता है, उसमें ब्लड कणिकाएँ होती हैं, ब्लड सेल होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये रुधिर प्लाज्मा जो होता है वह ब्लड सेल को हमेशा शरीर में दौड़ाता रहता है। ठीक है, उसको अपने अंदर घुलनशील कर लेता है। जैसे कि आप लोग समझिए कि जैसे कि हम लोग समरसेबल से पानी निकालते हैं, तो समरसेबल में क्या होता है कि कभी कभी पानी की टंकी में हमारे बालू आ जाता है, बालू का कण। तो क्या होता है, जब समरसेबल चलता है तो वो अपने जो प्रेशर से चलता है, तो जल क्या करता है, उस बालू के कण को बहाते हुए लेके चला जाता है और टंकी में लाके डाल देता है। तो इसी प्रकार जो रुधिर प्लाज्मा होता है, ये भी अपने साथ जब हृदय जब इसको प्रेशर देता है जल की तरह प्लाज्मा को, तो ये भी ब्लड सेल जैसे कि बालू के कण को, जैसे कि ठीक है, रक्त कणिका को ये अपने अंदर बहाकर लेकर चला जाता है, पूरे शरीर में इससे अपने संग संग घुमाता रहता है। ठीक, तो आज हम जानेंगे प्लाज्मा के बारे में। हम दूसरे वीडियो में जानेंगे रुधिर कणिका के बारे में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए छोटा वीडियो बनाने के लिए ही हम रुधिर प्लाज्मा को, केवल मतलब प्लाज्मा को ही हम इस वीडियो में लेंगे। रुधिराणु ये बड़ा टॉपिक है, इस पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं रुधिर प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा क्या होता है, यह हल्का पीला साफ पारदर्शी चिपचिपा पारदर्शी निर्जीव तरल पदार्थ होता है। ऐसा है कि जो ये रुधिर कणिकाएँ होती हैं, ब्लड सेल होती हैं, वो जीवित रहती हैं, लेकिन ये जो प्लाज्मा होता है ये मृत होता है, जैसे जल की तरह। ठीक है, ये क्या होता है, हल्का पीला होता है। आप लोग कोरोना काल में देखे होंगे कि कोरोना काल में प्लाज्मा को निकाला जाता है, तो ये थैली वगैरह में जो उसका बर्तन होता है उसमें लिए रहते हैं, तो उसमें देखेंगे हल्का पीला, जैसे पेशाब होता है ना, पीला पेशाब, उसी प्रकार वो होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हल्का पीला होता है, जैसे कि पानी में कोई थोड़ा सा पीला रंग डाल दिया हो। ये साफ भी होता है, ये आर पार दिखता है, एकदम साफ होता है। चिपचिपा होता है, ठीक है, ब्लड जानते हैं चिपचिपा होता है। पारदर्शी होता है, आर पार दिखता है। निर्जीव होता है, ये जीवित नहीं होता है। और क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। रक्त का लगभग 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। कितना होता है, 55 से 60% पूरे ब्लड का। यदि कोई मनुष्य 70 kg का है, तो उसके अंदर 3.5 लीटर क्या होगा, प्लाज्मा। ठीक है, इसमें 90% जल क्या होता है, और इसमें 90% मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, कहीं कहीं 91% दिखा देगा, तो 90 से 91% जल पाया जाता है, और 9 से 10% क्या पाया जाता है, कार्बनिक व अकार्बनिक ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, यदि आप यहाँ पे 91 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 90 करेंगे तो ये 10 ही रहेगा। ठीक है, कार्बनिक व अकार्बनिक ठोस पदार्थ
पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं अकार्बनिक। अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण रुधिर प्लाज्मा की प्रकृति क्षारीय होती है। अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण, तो हम पहले बता दें कि पीएच मान इसका क्या होता है 7.4, 7.3, 7.5। इसमें से कोई भी 7.3 से लेकर 7.5 तक यदि परीक्षा में पूछे 3, 4, 5 तो आप लोग इसी को टिक मारिएगा। इसका यही होता है। तो ये जान गए कि पीएच मान जब 7 से ऊपर होता है तो क्षारीय होता है। तो ये क्षारीय भी क्यों होता है? क्योंकि क्षारीय लवणों के कारण रुधिर क्या होता है? प्लाज्मा की प्रकृति क्षारीय होती है। क्या होता है? प्लाज्मा क्या होता है? क्षारीय होता है। अकार्बनिक, अब हम जानते हैं अकार्बनिक गैस, ये अकार्बनिक पदार्थ जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि। तो हम लोग समझ गए कि अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये क्षारीय होते हैं। और अकार्बनिक पदार्थ में क्या क्या आते हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि। ठीक है, इत्यादि ये क्या होते हैं? अकार्बनिक होते हैं। अब आइए देखते हैं कार्बनिक। कार्बनिक पदार्थों में प्लाज्मा प्रोटीन, पचे हुए भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन्स, भूली गैसें इत्यादि। आप लोग जानते होंगे कि कार्बनिक में पदार्थों में प्लाज्मा प्रोटीन को आप लोग अच्छे से जानते होंगे। पचे हुए भोज्य पदार्थ, वो जो पहले था पदार्थों का ये संवहन करता है, तो ये यही पदार्थ होते हैं। भोज्य पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, घुली जैसे आदि होते हैं। तो क्या होता है? भोज्य पदार्थ मतलब जो हम लोग खाते हैं उसमें से जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ होता है वो हमारे ब्लड के द्वारा हमारे कोशिकाओं को जाता है। और उत्सर्जी पदार्थ वो होता है जो कोशिकाओं के पास वेस्ट मटेरियल या प्रयोग लायक नहीं होता है, जो हमारे शरीर के प्रयोग लायक नहीं होता है, उसे क्या करता है? उसी रक्त में डालकर कोशिकाएं उसे निकाल देती हैं। तो इसके लिए हमारे वीडियो में को आप देख सकते हैं, भोज्य पदार्थ पाचन तंत्र को आप देख सकते हैं। हमारे आई बटन पर आपको मिल जाएगा पाचन तंत्र, और हमारे आई बटन पर आपको उत्सर्जन तंत्र भी मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप जाकर ये दोनों टॉपिक पे हम वीडियो बना चुके हैं, देख सकते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन के अंतर्गत एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन आदि आते हैं। यह सभी रुधिर प्रोटीन्स गोल आकार एवं घुलनशील होते हैं। ये सब प्रोटीन क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, ये रुधिर में घुल जाते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका कार्य। ठीक है, ये जो है आपका प्लाज्मा वो क्या कार्य करता है? पचे भोज्य पदार्थों में ग्लूकोज, वसा, अमीनो अम्ल, विटामिन्स, कोलेस्ट्रॉल आदि आते हैं। इन पदार्थों को शरीर की सभी कोशिकाएं आवश्यकतानुसार लेती रहती हैं। तो ये क्या करता है? ये सब ग्लूकोज, वसा, अमीनो अम्ल, विटामिन, कोलेस्ट्रॉल आदि को ये कोशिकाओं तक पहुंचाता रहता है, और जिसको जो आवश्यकता पड़ता है कोशिकाओं को वो सामान वो लेता रहता है। जैसे हम लोग के यहाँ सब्जी वाला आता है तो हमारे घर पर जो चाहिए, जैसे आलू नहीं है तो आलू, गोभी नहीं है तो गोभी, मटर, बैगन इत्यादि, मिर्चा, अदरक, जो नहीं है वो हम ले लेते हैं, जो होता है वो नहीं लेते हैं। तो उसी प्रकार ये क्या करता है? एक सब्जी वाले की तरह ये ठेले पर, एक तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि एक ठेले पर ये लेकर सभी कोशिकाओं के पास जाता है और कहता है कि भाई ग्लूकोज ले लो, वसा ले लो, अमीनो अम्ल ले लो, विटामिन्स ले लो, कोलेस्ट्रॉल ले लो। तो ये सब ऐसे करता है। तो जो कोशिकाओं को जो चाहता है वो आता है, भैया रुको, हमको अमीनो अम्ल दे दो भाई, ग्लूकोज दे दो, थोड़ा सा वसा दे दो, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप लोग ये समझिए कि ये क्या करता है? ये एक सब्जी वाले की तरह होता है, ये लेकर जाता है सभी चीज़ को, और जिन कोशिकाओं को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो इनसे ले लेती है। अब आइए आगे देखते हैं। उत्सर्जी पदार्थों में शरीर के समस्त कोशिकाओं द्वारा विसर्जित की गई अमीनो
अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आते हैं, ठीक है। तो क्या करता है ये तो ये वसा ग्लूकोज को तो देता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को कोशिकाओं को देता है। तो सब्जी वाला उनसे पैसे भी लेगा कि नहीं, कि भाई आप इतना सामान लिए हैं तो उसका पैसा दे दो। तो उसी प्रकार ये सब क्या करते हैं, ग्लूकोज वगैरह तो देता है ये उनसे क्या लेता है, वो यह उनसे उत्सर्जी पदार्थों को ले लेता है। जैसे कि क्या लेता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि को ये ले लेता है कि भाई ये तो लिए तो ये दे दो हमको, ठीक है। अब आगे चलिए। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है का आवश्यकता रक्त थक्का बनाने में होती है। तो ये क्या करता है, ये जो प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन जो होता है वो क्या करता है, हमारे ब्लड में चोट लगने पर ब्लड में थक्का बना देता है। थक्का मतलब कि पपड़ी बना देता है। तो इसे क्लॉटिंग भी कहते हैं। एक रोग भी हो जाता है जिसमें शरीर के नसों में ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है, जैसे कि थक्का बनने लगता है। तो कहीं कहीं वैक्सीन वगैरह में आप सुने होंगे कि वैक्सीन लगने पर उसके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होने लगा तो ये एक तरह से बीमारी हो जाता है। तो ये फाइब्रिनोजन क्या करता है, ये चोट लगने पर इत्यादि पर ये क्या करता है कि ब्लड में थक्का जमा देता है ऊपरी सतह पे, जिसे हम लोग पपड़ी कहते हैं। और कभी कभी ये अंदर भी जम जाता है तो रोग होता है, ठीक है। अब आइए आगे हम देखते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है इसका उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र तथा प्रतिरक्षा तंत्र मतलब कि जो हमारे शरीर में जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, वायरस जो होते हैं हमारे शरीर के लिए हानिकारक, उससे क्या करता है, ये रक्षा करता है। एल्बुमिन प्रोटीन का उपयोग पराशरणीय संतुलन के लिए होता है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दी जाती है तो शेष प्लाज्मा सीरम कहलाती है। तो ये जो फाइब्रिनोजन जो है, जो थक्का जमाता है ब्लड का, अगर उसको निकाल लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। सीरम बराबर क्या होता है, प्लाज्मा और उसमें से माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। जो क्लॉटिंग करें वो फैक्टर्स को प्लाज्मा में से निकाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा, सीरम। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।